अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है ये प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जिससे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज होंगे। और इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस से आपको एमसीक्यूज़ में तो आसानी होगी होगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, जो रिवीजन है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद बिगर साइज विल एक्सपीरियंस। अच्छा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें पोल्स नहीं है और उनका साइज बड़ा है, वो एक्सपीरियंस करेगा क्या? अच्छा, अब ये जो ऑप्शन है हमारे पास, लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी ये तो ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। देखो, फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फॉर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इन दोनों के लिए ना जो मॉलिक्यूल है उसका पोलर नेचर होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये वही एक्सपीरियंस करते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि जो लंदन फोर्सेस हैं, ये जो टेम्परेरी शिफ्ट होता है चार्जेस का, उसकी वजह से फील होती है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाकायदा एक्सपीरियंस कर सकता है। तो बात ये है कि यहाँ पर नॉन पोलर की बात से ही हमें बिगर साइज नहीं भी हो तो नॉन पोलर से हमें समझ में आ गया कि डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इट विल एक्सपीरियंस ओनली लंदन फोर्सेस। नंबर 2, कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन प्रेशर कुकर। देखो, प्रेशर कुकर के अंदर जो कुकिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन ये बहुत कॉमन भी है ना, एमसीक्यूज उसमें साइंटिफिक रीजन में भी आप पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। और हमारे पास देखो तीन ऑप्शन है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज होता है, ठीक है, और वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है। आमतौर पर बच्चे ये हीट वाली बात तो समझ जाते हैं कि भाई हीट तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती ही होती है, लेकिन वो तो बिना मतलब प्रेशर कुकर की भी हो ही जाती है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है पहले वो सुनो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो कुकिंग वो है प्रेशर कुकर है, बेसिकली वो क्या करता है, प्रेशर कुकर जो है वो हमारे एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करता है। जब वो प्रेशर को इंक्रीज करता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो चला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है कि खाना तेज़ी से बनेगा एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो खुद जो है वो 100 डिग्री से ऊपर चला गया। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जब बढ़ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से, तो फिर जो टाइम होता है जिसके अंदर कुकिंग होनी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अगर हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो जो रेशो होगा डिफ्यूजन का H2 का और O2 का, वो रिस्पेक्टिवली होगा। यानी हमें जो है ना इनका जो रिलेशन है ना उसको स्टडी करना है कि किस तरीके से काम करेंगे। अब यहाँ पर ना हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास है H2 और दूसरा है O2। और अगर इनके मोलर मास देखे जाएँ तो इसका हो जाता है हमारे पास 2, और इसका जो होता है वो होता है बराबर 16 × 2, 16 × 2 ये हो जाएगा 32, ठीक है। अब यहाँ पर हम रेशो निकाल रहे हैं, तो हमें पता है ग्राम लॉ स्टेट करता है कि जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब अगर मैं दो चीज़ों के दरमियान का रेशो बनाऊंगा तो आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि जो R1 डिवाइड बाय R2 का रेशो है वो एक्चुअली किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पर आ जाएगा M1 और यहाँ पर आ जाएगा M2। अब मोलर मास कितना है हमारे पास, यहाँ पर मोलर मास है ऑक्सीजन का 32 डिवाइडेड बाय, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो है हमारे पास 2, ये आ गया R1 डिवाइड बाय R2। सो 2, और इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो अंडर रूट किस किस चीज़ का है, 16 का है और 1 का है। R1 और R2 के दरमियान का रेशो स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो अगर हम रेशो लें R1 और R2 के दरमियान का, यानी कि इन दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन के दरमियान का, तो वो बराबर आएगा 4:1 के, विच इज डी ऑप्शन। नंबर 4, कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर।
जब पानी के ऊपर हम गैस को कलेक्ट करते हैं तो वो एग्जाम्पल है बेसिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के। उसकी वजह क्या है कि जब भी हम गैस को जो है पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो एक्चुअली वो मिक्सचर होता है, ये जो है ना किस चीज़ का मिक्सचर बन जाता है, ये बन जाता है मिक्सचर ऑफ गैस एंड वाटर वेपर, दोनों का मिक्सचर हो जाता है। इसी वजह से जब भी हम कलेक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो टोटल प्रेशर होता है, अगर मुझे टोटल प्रेशर मालूम करना है तो वो बराबर हो जाता है सम ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, जो प्रेशर होता है गैस का और जो प्रेशर होता है वेपर का। तो क्योंकि हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली एक एग्जांपल है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, जिसके मुताबिक टोटल प्रेशर बराबर होता है टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। Number 5, the diffusion rate of C3H8 CO2 are same। अब ये दोबारा से हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड है। अब ये कह रहे हैं कि डिफ्यूजन का जो रेट है वो इन दोनों का इक्वल है। अब मैंने आपको भी बताया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर मास। अब अगर ये कह रहे हैं कि इनका रेट बराबर है तो सबसे पहला चांस तो ये है कि इनका मोलर मास बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का मोलर मास निकाल लेंगे। सबसे पहले प्रोपेन का पता कर लेते हैं मोलर मास। सो प्रोपेन का मोलर मास हमें पता है C3H8 है, तो अगर इसका मोलर मास निकालें तो ये हो जाएगा बराबर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन जो है वो 8 है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 3 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 ये हो जाएगा 44 ग्राम के। इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड का बराबर आ जाएगा, कार्बन है 12 और ऑक्सीजन है 2, तो 16 इंटू 2 ये हो जाएगा 12 प्लस 32, 12 प्लस 32 भी होता है 44 ग्राम के। तो अगर तो दो चीज़ों का जो है वो सेम आ रहा है रेट और डिफ्यूजन गैसेस का, तो इसका मतलब ये है कि पहला चांस कि उनका मोलर मास इक्वल होगा। सो बोथ हैव सेम मोलर मास। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकल ज़ीरो। तो हमने चार्ल्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं और हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो हमने देखा था, और टेम्परेचर मान लो हम डिग्री सेल्सियस के अंदर कर रहे हैं, तो जो ग्राफ बनता है वो इस किस्म का ग्राफ बनता है ना। फिर अगर मैं थ्योरेटिकल वैल्यू निकालूं और मैं इसको रिड्यूस करता रहूं टेम्परेचर को, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, और जहां पर ये गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होता है, तब हम ये टेम्परेचर के नेगेटिव में आ गए, ये बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस के, और यही चीज़ बराबर होती है 0 केल्विन के, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 0 केल्विन। 7, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H4 मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। किस तरीके से हैं, तो देखो इथीन की खास बात क्या है, अगर मैं बनाऊं तो इथीन के अंदर आप देखेंगे ये होता है CH2 और फिर ये डबल बॉन्ड आ जाता है CH2 के दरमियान में। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर काउंटिंग करें पहले सिग्मा बॉन्ड्स की, तो सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग के अंदर आप देख लो, सबसे पहले तो 4 बॉन्ड बन गए C और H के दरमियान के, सही है, C और H के दरमियान के जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान में ही बना हुआ है। तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया कार्बन और कार्बन के दरमियान का, तो ये तो हो गए टोटल 5 के बराबर। इसके अलावा जो पाई बॉन्ड है वो सिर्फ एक है, और वो है हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान में जो एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। पाई बॉन्ड हमारे पास सिर्फ एक ही है, विच इज़ CC पाई बॉन्ड जो है ना, तो 5 और 1 है ना, इसका टोटल 5 आया था और इसका 1 आ गया, तो सिग्मा 5 और 1, दिस वन। नंबर 8, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 22.4 dm³ एट। अच्छा ये मोलर वॉल्यूम है, सॉरी मोलर वॉल्यूम जो है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है 22.4। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एक्चुअली, अगर मोलर वॉल्यूम यानी कि एक मोल इतनी जगह घेरता है तो ये होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, STP जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड
एंड ये जो है वो 1 पास्कल 1 पॉइंट या तो 1 ATM के बराबर होता है या 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM। इफ द बॉन्ड एंगल इन AB2 टाइप, एक AB2 टाइप मॉलिक्यूल है और उसका बॉन्ड एंगल दिया हुआ है 104.5, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ठीक है, ये बताता है, ये हमें बताना है। लीनियर है, पैरामेडियल है, बेंट है या प्लेनर ट्राइगोनल है। तो देखो अब इसमें ये जो है ना हमारे पास नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जैसे H2O के अंदर होता है बिल्कुल उसी तरीके का AB2 से याद रखना ना। AB2 टाइप मॉलिक्यूल जो है वो H2O का है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती है, जिसमें 2 लोन पेयर होते हैं। और इन 2 लोन पेयर्स की वजह से, अगर हम इन 2 लोन पेयर्स को देखें तो नतीजे में जो आती है वो वी शेप आती है। और वी शेप को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? वी शेप को हम लोग कहते हैं बेंट। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा, जो ज्योमेट्री बनेगी वो बेसिकली बेंट वाली बनेगी। इस तरीके से देखोगे ना कि ये ऑक्सीजन आ गया हमारे पास और ये आ गए इसके 2 लोन पेयर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया। तो अगर आप एंगल मेजर करोगे तो ये एंगल जो है ना 104.5 आएगा। तो AB2 टाइप जो मॉलिक्यूल है ना बेसिकली आप हाइड्रोजन से याद रख सकते हैं। नंबर 10, द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग इज। हमें बॉन्ड एनर्जी बतानी है, इनमें से किसकी होगी? तो ये तो सबसे आसान है बात याद रखने के लिए कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाए। ठीक है ना, जो डिफरेंस होता है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो पाया जाता है वो जितना ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि उतना ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, और स्मॉल साइज ऑफ एटम होता है, विच इज़ हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 11, बोहर्स थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़। बोहर की थ्योरी किस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते? तो पहली बात याद रखो, जो बोहर की थ्योरी है ना ये उन एटम्स के ऊपर अप्लाई होती है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ वो एप्लीकेबल नहीं है। अब हाइड्रोजन इस मामले में करेक्ट बात है। ठीक है, हीलियम में पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन आ गया और लिथियम का भी समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम H पॉजिटिव आयन की बात करते हैं तो इसने अपना जो एक ही इलेक्ट्रॉन था उसको क्या कर दिया? लॉस कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि बोहर की थ्योरी को हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 12, रियल गैसेज रीचेज आइडियल बिहेवियर एट। रियल गैस अपने आइडियल बिहेवियर पे पहुंचती हैं जब उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर कम होता है। जब उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। उसकी वजह यह है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी, और जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल का वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है अगर हम टोटल वॉल्यूम के लिहाज से बात करें। तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई? इम्पॉर्टेंट बात ये हुई, आप देख लो, जब हमने टेम्परेचर को राइज किया तो जो फोर्सेस थी वो नेग्लिजिबल हो गई। फोर्सेस जो है वो उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि जब हमने प्रेशर को रिड्यूस करा तो हम ये देखते हैं कि जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल का वो बहुत छोटा हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस वजह से जो रियल गैसेज हैं वो बिल्कुल आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैस मॉलिक्यूल। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है गैस के मॉलिक्यूल्स के हवाले से? दे हैव लार्ज स्पेसेस, हाँ ऐसा होता है। और जो पोजेस करती हैं काइनेटिक एनर्जी, जी हाँ पोजेस करती हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उनका कोलिजन इलास्टिक होता है। देयर मोलर मास डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल गलत है और ये इनकरेक्ट है। उसकी वजह ये है कि जो मोलर मास है ना बेसिकली ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और जब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की तो वो डिपेंड नहीं करती
यानी कि वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होगी, बल्कि उसके चेंज होने से बहुत सारी वैल्यू के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर बाकी तीनों बातें तो करेक्ट हैं, सिर्फ मोलर मास डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पर, ये बात गलत है। 14 इफ़ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज टू डबल। अच्छा, टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया है एंड प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 1/2, और प्रेशर को हमने 1/2 कर दिया है, तो जो गैस का वॉल्यूम है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है। और देखो, जनरल गैस लॉ के मुताबिक पी बराबर होता है एनआरटी के। अब हमें वॉल्यूम की बात करनी है, तो वॉल्यूम हो गया एनआरटी डिवाइड बाई पी के। अब ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया है, तो नया वॉल्यूम क्या होगा, तो वी डैश कर देता हूँ। एन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर को कह रहे हैं कि हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया है, सही है, ट्वाइस ऑफ टी कर दिया है, और जो प्रेशर है उसको 1/2 कर दिया है, तो ये आ गया 1/2 ऑफ ओरिजिनल प्रेशर। सो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, बाकी एन आर टी ओवर पी बच जाएगा। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि ये पूरी चीज़ बराबर है वी के। तो हम ये कहेंगे जो नया वॉल्यूम है एक्चुअली वो पुराने वॉल्यूम का 4 गुना हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर है डी, 4 टाइम। 15 द मॉलिक्यूल विच हैज़ जीरो डायपोल मूवमेंट। जीरो डायपोल मूवमेंट वाला कौन सा है, तो देखो इसमें से एक सिमेट्रिकल टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, ये एक सिमेट्रिकल है टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, और इसकी ख़ास बात यह है कि वैसे तो जो है वो डायपोल्स होते हैं, लेकिन ये जो CCl4 है ना, एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो है वो एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट है उनको कैंसिल आउट कर देता है। तो बेसिकली हो सकता है हर एक का अलग अलग, लेकिन जो नेट डायपोल मोमेंट है वो बराबर हो जाती है 0 के, सही है ना, CCl4। 16 the boiling point of H2O is 100 degree Celsius whereas the hydrogen sulfide is 42. This can be attributed to, ये किस चीज़ का निकलता है, मतलब किस चीज़ की वैल्यू यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है H2O का 100 है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, H2S का जो है ना वो माइनस का 60 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्या है, स्मॉलर बॉन्ड एंगल होता है H2S में देन H2O, स्मॉलर रेडियाई होता है ऑक्सीजन देन सल्फर, या मेन चीज़ ये है कि जो टेंडेंसी होती है वाटर की वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर इसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, जो बॉइलिंग पॉइंट है। इसी वजह से जो टेंडेंसी है पानी की हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वो H2S से काफ़ी ज़्यादा है। लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मिनिस्कस इन नैरो ग्लास ट्यूब। अगर हम देखें लिक्विड्स की, जो कुछ लिक्विड्स हैं, अगर एक नैरो ग्लास ट्यूब है तो उसके अंदर वो जो है वो कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाते हैं, इस तरीके से ना, इस तरीके से एक मिनिस्कस बनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो मिनिस्कस बनेगी कौन सी वाली, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक प्रॉपर्टी कहलाती है कोहीजन, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है एडहेशन। अच्छा, कोहीजन जो है ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स की इंटरनल अट्रैक्शन को कहते हैं, और एडहेशन जो होता है वो मॉलिक्यूल जब गिलास से अट्रैक्ट होते हैं उसको जो है वो कहते हैं, ये गिलास आ गया, गिलास से जो अट्रैक्शन होती है उसे जो है वो एडिशन कहते हैं। अच्छा जी, अब अगर मिसाल के तौर पे जो इंटरनल अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडिशन, तो जो लिक्विड होता है वो वॉल से अवे पुल होता है, इस तरीके से। भाई मॉलिक्यूल्स, ये जो है ना मॉलिक्यूल्स, इसके साथ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं ये एडहेशन है और ये कोहीजन है। अगर कोहिसिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएं और ये वाली फोर्स कम हो जाए तो इस तरीके से लिक्विड अंदर की तरफ पुल होता है, नतीजे में एक ऊपर की तरफ मिनिस्कस बनता है जिसे कॉन्वेक्स मिनिस्कस कहते हैं, जो कि कॉमनली हम लोग जो अपने लिए याद रखते हैं वो मरकरी के तहत रखते हैं, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देख लो, कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस, पहला वाला ही सही है, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज जो है वो फिर जैसे पानी में मिनिस्कस बनती है वैसे बनती। द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन, 60 ग्राम कार्बन के अंदर
कितने जो है वो पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स तो पता हो। जब नंबर ऑफ़ मोल्स पता होंगे तो खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। तो कितना मास है? मास है 60 ग्राम। और अगर हम बात करें कार्बन की तो ये होता है बराबर कार्बन का 12। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लो, कितना हो गया? 12 वन ज़ा 12 और ये हो जाएगा बराबर 5 के। ठीक है, 5 मोल बन गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो हमारे पास हैं 5 मोल्स। अब एक मोल के अंदर कितने होते हैं? एक मोल के अंदर हमें पता है होते हैं बराबर 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 एक्सपोनेंट 23 होते हैं। तो हमें तो यहाँ पे 5 मोल की बात करनी है, तो हो जाएगा 5 इंटू 6.023 एक्सपोनेंट 23 विच इज़ इक्वल टू 6 5 ज़ा 33.01 10 रेज टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स या एटम्स कह लें आप उसको। तो सवाल था हमारे पास 3.01 एक्सपोनेंट 23 3.01 एक्सपोनेंट 24 के बराबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैसेस। ठीक है, अब 100 ग्राम ऑक्सीजन है, 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 100 ग्राम मीथेन है और 100 ग्राम जो है वो क्लोरीन गैस है। अब अगर मास फिक्स है, मिसाल के तौर पे सबका मास फिल है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वैसे क्या है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास ये होता है। ठीक है, मोलर मास। अब क्योंकि मास तो सबके इन्होंने कांस्टेंट कर दिए, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके पास होंगे, क्योंकि मोल ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली ज़्यादा होंगे, जिसका मोलर मास जितना कम होगा। अब इन सब का मोलर मास अगर हम कैलकुलेट कर लें 2-2 मिनट में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ऑक्सीजन का अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा 32, ठीक है, ग्राम पर मोल। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लो तो ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। और मीथेन का निकाल लें तो ये हो जाएगा 16, 12 और 4 ग्राम पर मोल। और क्लोरीन का जो है वो हमारे पास हो जाएगा 35-70 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे कम जिसका मास, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा तो मॉलिक्यूल भी ज़्यादा, मीथेन। 20, जनरली एक्चुअल यील्ड जो होती है जनरली उसकी जो वैल्यू है वो थ्योरेटिकल यील्ड से ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, या कभी ज़्यादा कभी कम नहीं। देखो सिंपल सी बात ये है कि हमेशा हमेशा जो एक्चुअल यील्ड होती है वो जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है उससे कम ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि कई वजूहात की बिना के ऊपर लॉसेज होते हैं। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि पहला समझ लो साइड रिएक्शंस हो जाते हैं। सो साइड रिएक्शंस की वजह से यील्ड जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस भी शुरू हो जाते हैं। ये रीज़न ही बता रहा हूँ मैं कि भाई क्यों कम होती है। तो कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात, जो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस किस्म के लॉसेस की वजह से क्या होता है, जो एक्चुअल यील्ड होती है बेसिकली वो हमारी कैलकुलेटेड जो यील्ड होती है उससे कुछ कम ही आती है। ये जो है ना, ये जो लिखा है ना थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड मतलब वो है जो कि हमने एक्चुअली क्या की है, जो हमने कैलकुलेट की है। तो हमारी कैलकुलेटेड यील्ड ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक्चुअल यील्ड होती है उसके लिहाज से कम ही होगी, क्योंकि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से कम हो जाती है यील्ड। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ, 1 मोल है आयनिक क्रिस्टल का वो फॉर्म हो रहा है, तो जो क्वांटिटी ऑफ गैस रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं? सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो लेटेस्ट एनर्जी होती है ये वो एनर्जी है जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक सॉलिड। जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है 1 मोल के लिए वो लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है। तो इसको अपने डेफिनेशन भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3COH। जो एसिटिक एसिड है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई भी एसिड जो है वो वीक है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है कि वो कितना आयनाइज होता है और कितना आयनाइज होकर वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है।
सही है। जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आइन डिजोल्व हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा वाटर के अंदर और H पॉजिटिव आइन को रिलीज करेगा, उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और कितना वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो डिपेंड करता है उसकी आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हाई है, इट मीन ज़्यादा H पॉजिटिव आइन बनाएगा, और जितना H पॉजिटिव आइन वो रिलीज करेगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दैट्स वाई इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज हाई। 23, इफ ऑल थ्री एक्सिस इन यूनिट सेल, अगर हमारे पास सारे के सारे एक्सिस जो है वो यूनिट सेल के अंदर डिफरेंट लेंथ के हैं, ठीक है, बट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज, ये जो सिस्टम है ये कहलाता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक की खास बात यह है कि इसमें ए बी सी तीनों अनइक्वल होते हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो तीनों के तीनों एंगल है अल्फा बीटा गैमा, एक्चुअली वो बराबर होता है 90 डिग्री के, जिसकी वजह से ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर बनता है। यानी कोई भी लेंथ जो है वो आपस में बराबर तो नहीं होती है, लेकिन सारे के सारे जो एंगल हैं वो एक्चुअली बराबर आते हैं 90 डिग्रीज के। 24, इन NaCl, NaCl को देखा जाए तो सारे के सारे जो Na पॉजिटिव आइन हैं वो सराउंड किए हुए होते हैं क्लोरीन के आइन से इन द नंबर कितने। तो देखो, अगर देखा जाए तो बेसिकली ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके मुताबिक जो हर एक सोडियम है, सोडियम आइन, उसके आगे 6 क्लोरीन आइन मौजूद होते हैं, 6, जिसको अगर हम ड्रॉ करें ना तो देखो ऐसा कुछ होता है। ये आ गया हमारे पास एक FCC, ठीक है, और इसमें इधर भी इसी तरीके से होगा। तो इधर जो एक मिसाल के तौर पे Na आइन होता है, तो आप देखेंगे इधर, इधर, ऊपर, नीचे, और एक फिर पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। तो टोटल देखा जाए ना तो यहाँ पर 6 आइन आते हैं क्लोरीन के। तभी अगर हमने यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि भाई कितने सराउंड किए हुए होते हैं, तो हम कहते हैं कि इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम 6 जो आइन होते हैं। ये समझ रहे हो ना, ये Z एक्सिस में है, ये X एक्सिस में है, और ये Y एक्सिस के अंदर है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इसमें किसकी वीकेस्ट होती है? उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे, पहली बात यह है कि आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं, और अगर ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्मॉलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो बेसिकली पाया जाता है फ्लोरीन के अंदर। इस वजह से सबसे कम जो लंदन फोर्सेस पाई जाती हैं वो इसी के अंदर होती हैं, ठीक है ना। ये सारे हेलोजेंस के अंदर से एक ऑप्शन आप याद रखेंगे। अच्छा, द मॉलिक्यूल विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, इसमें से किसका बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है? अच्छा, अगर बात करें तो सबसे पहले आप देखो CS2 की, CS2 का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब हो गया 180 डिग्री, क्योंकि बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर उसके लिहाज से आप ऑब्जर्व करोगे तो BF3 का बहुत कॉमन है, याद रखना है, ये ट्राइगोनल प्लानर है जो कि एक्चुअली बराबर होता है 120 डिग्री के, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा आ गया 180 वाला, ये उससे कम आ गया 120 वाला, और अभी देखते हैं इसके अलावा कुछ हो सकता है। तो H2O का तो हमने अभी भी डिस्कस किया था, इसका बेंट स्ट्रक्चर है, तो अगर बेंट स्ट्रक्चर है तो उससे तो कम ही होगा, और ये पैरामिड शेप का है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल जो बन रहा है यहाँ पर वो CS2 का बन रहा है, इसका मतलब लीनियर, विच इज़ करेक्ट आंसर। 27, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल, जो 3s ऑर्बिटल है उसके लिए कौन सी वैल्यू सही है इसमें से? अच्छा जी, यहाँ पर हमें दोनों दिए हुए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी दिया हुआ है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है। तो याद रखो, अगर हमारे पास एक 3s ऑर्बिटल है तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो तो बराबर होता है 3 के, ठीक है। इसके अलावा जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है जो कि s से हमें मिल जाता है वो बेसिकली बराबर होता है SPDF, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो हमारे पास यहाँ से आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और S से हमें पता लग गया कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्योंकि SPDF 0 1 2 ऐसे होता है। करेक्ट आंसर 3 और 0, 3 और 0 विच इज दिस वन, कॉमा है।
28 द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है? वैसे तो ये कांस्टेंट टर्म है, आपने याद रखनी है 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तभी जब हमें nth ऑर्बिट का रेडियस पता करना होता है तो हम यही काम करते हैं कि 0.529 एंगस्ट्रॉम को मल्टीप्लाई करा देते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके स्क्वायर से। सो ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है जिसे बोहर्स रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम बोहर्स रेडियस भी होता है। ओके 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक पेयर यानी कि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, Na के अंदर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन ना, और 11 में से यहाँ पर इन्होंने +1 कर दिया। +1 का मतलब एक कम हो गया, तो इसका मतलब 10 हो गए। ठीक है, और जो Ne है, Ne के पास होते ही टोटल 10 हैं, तो ये हो गया हमारे पास बराबर 10 के। ठीक है, 10 = 10 आ गया। अच्छा, सोडियम के अंदर 11 में से एक माइनस हो गया, ये हो गए 10, और फ्लोरीन के अंदर 9 में एक ऐड हो गया, तो ये भी बराबर हो गए 10 के। ठीक है, अच्छा, सोडियम के अंदर होते हैं 11 और कैल्शियम में होते हैं 20, तो ये तो बराबर नहीं है। अच्छा, डी और चेक कर लेते हैं। सोडियम के होते हैं 11, 11 + 1 का मतलब हो गया, ये हो गए 10, और मैग्नीशियम के 12, 12 + 2 ये भी हो गए 10 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर एक ही पेयर है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं है, सही ना, मतलब वो हमें बताना था। तो ये देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं है, और जो बाकी के तीनों हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ओके 30 अमंग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच वन हैज ट्राइगोनल पैरामिडल शेप। इसमें से किसकी शेप जो है वो ट्राइगोनल होती है? NH3 की होती है। इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, एक लॉन पेयर होता है जो कि इसकी ज्योमेट्री को जो है वो ट्राइगोनल बनाता है। सो करेक्ट आंसर इज NH3। अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं तो आपको देखने में कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन जिसके पास एक लोन पेयर है, और इसके अलावा ये आ गया हमारे पास एक हाइड्रोजन, ये भी आ गया एक हाइड्रोजन, और ये आ गया थर्ड हमारे पास एक और हाइड्रोजन। तो जो इसकी शेप होती है वो पैरामिडल शेप होती है। 31 लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड एज अ टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। लाइन स्पेक्ट्रम के ज़रिए बेसिकली हम लोग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कि वजह यह है कि हर एलिमेंट का एक यूनिक इमिशन और एब्जॉर्प्शन लाइन होती है, और इसी वजह से इनको जो है ना, ये जो यूनिक लाइन होती है इसको कहते हैं एटॉमिक फिंगरप्रिंट्स। आमतौर पर जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है एलिमेंट को, तो वो हम लाइन स्पेक्ट्रम की बेसिस पे करते हैं। अच्छा जी, अगर 4d ऑर्बिटल फिल हो गया है तो अगला इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ एंटर करना है? तो अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ n+l रूल, तो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं आफ्टर 4d, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4d विच इज़ 4 + 2 इज़ = 6। ठीक है ना, SPD के हिसाब से 4 + 2 ये बराबर हो गया 6 के। तो अगला जो ऑर्बिटल है वो बनेगा 5p, विच इज़ किस तरीके से बनेगा? ये हो गया 5, और p के लिए हो गया sp का मतलब हो गया 1, यानी कि 6 के बराबर। अगला इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 5p ऑर्बिटल में, विच इज़ b। अच्छा जी, 33 एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल पोजेस करता है 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं अराउंड सेंट्रल एटम, तो उसकी शेप कैसे होगी? अब ज़रा याद करो, यहाँ पर हमारे पास मतलब आपके जहन में कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल आ रहा है, क्योंकि उससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ये है हमारे पास H2O, जो कि रिजल्ट करता है, अब यहाँ पर बेंड शेप तो नज़र नहीं आ रही है, वो नज़र आ रही है एंगुलर शेप। सो अगर कभी हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो नतीजे में आप देख लेंगे जो बेंड शेप बनती है वो उसको हम एंगुलर भी कह सकते हैं। 34 बाल्मर सीरीज अपीयर्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी अप्रोप्रिएट हायर एनर्जी स्टेट टू कौन सा ऑर्बिट? तो पूरी सीरीज याद रखा करो, बहुत ही आसान हो जाएगा। लेमैन है पहली, ठीक है, लेमैन के बाद बाल्मर सीरीज होती है,
लेमन बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट और लास्ट होती है पी फंड यानी कि पॉली फंड। और अगर आप ये सीरीज़ याद कर लोगे तो याद आ जाएगा, ये फाइनल ऑर्बिट जो है वो 1 होता है, यहाँ फाइनल ऑर्बिट जो है वो 2 होता है, फाइनल ऑर्बिट 3, फाइनल ऑर्बिट 4 और फाइनल ऑर्बिट 5 होता है। तो इस सीरीज़ को आपने याद रखना है। अब ये कह रहे हैं बाल्मर सीरीज़ कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकेंड ऑर्बिट में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट। 35 the shape of orbital for which L is equal to 0, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 के बराबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बराबर है 0 के। तो इसका मतलब ये है कि ये s ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। और अगर s ऑर्बिटल है तो बेसिकली उसकी ख़ास बात यह है कि वो होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल। 36 the volume occupied by oxygen at STP is 44.8। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है 44.8 dm3 और हमें पता है कि अगर एक मोल होता है तो वो कितनी जगह घेरता है, एक मोल जगह घेरता है 22.4 dm3। इसका मतलब यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, यहाँ पर इसके 2 मोल हैं सिंपल लफ्ज़ों में, ठीक है। अब अगर 2 मोल हैं तो अब आपको पता है कि एक मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने पाए जाते हैं, एक मोल के अंदर होते हैं 6.023 10⁻⁻23। तो अगर 2 मोल की बात हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, 6.023 एक्सपोनेंट 23 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 12.04 एक्सपोनेंट 23। अगर आप डेसिमल शिफ्ट नहीं करते तो करेक्ट आंसर है 12.04। 37 द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। वहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किस में पाए जाते हैं। अब देखो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, क्योंकि चारों ऑप्शन में STP लिखा हुआ है, तो जो मोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के, ठीक है। कि भाई अगर ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बेसिकली ये डिपेंड करते हैं डायरेक्टली किस चीज़ पे, ये डिपेंड करते हैं वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो अब मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो जिसका वॉल्यूम मिनिमम होगा, क्योंकि STP तो सबके साथ है। तो देख लो किसका वॉल्यूम सबसे मिनिमम है, 1, 5, 10, 22, 1। तो इसका मतलब सबसे कम मोल 1 dm³ ऑफ मीथेन में पाए जाएंगे। 38 इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से कौन सी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल है। अच्छा जी, सब एलम, ग्लास, प्लास्टिक, रबर। जाहिर सी बात है एलम जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसकी वजह यह है कि गिलास भी, प्लास्टिक भी और रबर भी, ये सारे के सारे जो है वो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अगर ये सारे के सारे एमॉर्फस हैं तो एक ही बचा हमारे पास क्रिस्टलाइन। 39 the boiling point of different liquids may be different at the same external pressure due to। हमने ऑब्जर्व करा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मुख्तलिफ लिक्विड्स का वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर मुख्तलिफ होता है। तो वैसे हमने डिस्कस किया था अभी। असल में जो फ़र्क आता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का आता है। कैसे, जो स्ट्रॉन्गर मोलिकुलर फोर्सेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पाई जाती है और लंदन फोर्सेस के अंदर पाई जाती है, दोनों के अंदर पाई जाती है। इन्हें ज़रूरत होती है ज़्यादा हीट की, ठीक है, दे रिक्वायर मोर हीट। तो अगर जो है वो इनको ज़्यादा हीट रिक्वायर है तो जाहिर सी बात है हायर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंट जो है वो बिहेव करेंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएंगे। दैट्स वाई करेक्ट आंसर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एवापोरेशन। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एवापोरेशन के लिए गलत है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नहीं, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब होती है। इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। हाँ सही बात है। इट कैन अकर, हाँ ये हो सकता है। और एवापोरेशन कूलिंग भी करता है। एक ही बात यहाँ पर गलत है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन। कौन सा लिक्विड जो है वो सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन शो करता है।
ठीक है। और ये है ऐसा एलिमेंट, मरकरी कहते हैं वैसे तो, मरकरी है। मरकरी ख़ास बात ये है कि इसकी सरफेस टेंशन बहुत हाई होती है, क्योंकि इसके जो बॉन्ड होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक ही मेटल है जो कि आपको लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है, तो इसका मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कि सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तभी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो काफ़ी स्फेरिकल से नज़र आते हैं। अच्छा जी, Al2O3 is amphoteric oxide because it react with, अच्छा जी, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते कौन से हैं? पहली बात यह है कि ऐसे होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं दोनों के साथ, यानी कि वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो अगर Al2O3 को कह रहे हैं एम्फोटेरिक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिस के साथ भी और एसिड्स के साथ भी। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन, इसमें से कौन सा बफर सोल्यूशन नहीं है? ठीक है, अच्छा, एक बफर सोल्यूशन जो है वो कंसिस्ट करता है, पहली बात, बफर सोल्यूशन के अंदर एक वीक एसिड होता है या एक वीक बेस होता है, इसी के साथ साथ प्लस उसका एक सॉल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो तो NaOH और HCl जहाँ कहीं भी नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ गया, ये दोनों के दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, और अगर ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो नतीजे में क्या होगा, ये एक अच्छा बफर सोल्यूशन नहीं होगा। बाकी जो वीक एसिड या वीक बेस आपको नज़र आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है बफर सोल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑल्टर पीएच ऑफ अ सोल्यूशन, कौन सी चीज़ है जो पीएच को चेंज नहीं करती? पीएच को चेंज ना करने वाली, अच्छा ये NH4Cl है, पीएच को चेंज ना करने वाली ख़ास बात यह है कि वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, और वो NaCl है, और आपको पता है NaCl क्या करता है? NaCl आमतौर पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है HCl, और इसी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाता है NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और पीएच जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। 45 द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर, एक मोल ऑफ शुगर के अंदर कार्बन के कितने एटम्स होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है, एक मोल है। अच्छा जी, अब क्योंकि ये एक मोल ऑफ शुगर है, ठीक है, मोल का मतलब हो गया 6.023 एक्सपोनेंट 23, और उसके अंदर हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन 12 मोल्स हैं, कार्बन एटम के 12 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो अब सीधी सी बात ये हो गई कि अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं टोटल, तो 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.023 एक्सपोनेंट 23 से। ठीक है, तो 12 एक्सपोनेंट ये आ गया 6.023 एक्सपोनेंट 23, ये बराबर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 72 एक्सपोनेंट 23 के। 12 6 72। 46 इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर अगर 23 ग्राम सोडियम का है एक्सेस ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP शुड बी, कितनी होगी? अब पहली बात ये हो गया कि हमारे पास कितने हैं, 23 ग्राम हैं सोडियम के, और अगर सोडियम के 23 ग्राम है तो इसका मतलब ये सोडियम का एक मोल बना, क्योंकि सोडियम का मोलर मास भी 23 होता है। ठीक है, अच्छा, 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अगर ऑब्जर्व करो तो 2 मोल्स ऑफ Na के आपको 2 मोल्स नज़र आ रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल ऑफ H2 का 1 मोल बन रहा है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास 1 मोल होगा Na का, ठीक है, क्योंकि 1 मोल है ना ये, अगर 1 मोल होगा Na का तो इसका मतलब हाफ मोल ऑफ H2 बनेगा। हाफ मोल ऑफ H2 का मतलब क्या हो गया, H2 के जितने भी होते हैं, क्योंकि वो बराबर है 0.5 के, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रोस कांस्टेंट से 6.023 एक्सपोनेंट 23 विच इज़ इक्वल टू 11.2 dm क्यूब। वॉल्यूम होगा 11.2 dm क्यूब के बराबर।
47 which of the following sample of substances contain the same number of atoms as that of 20 ग्राम कैल्शियम। अच्छा 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम। देखो बार बार जब सेम नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम की बात आ रही है हम हमेशा मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। अब बात ये है कि अगर हम कैल्शियम की बात करें, अगर 20 ग्राम कैल्शियम है तो बताइए कैल्शियम के कितने मोल बन गए? ये हो गए कैल्शियम के हाफ मोल। कैसे? वो हमें पता है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास को डिवाइड कराते हैं मोलर मास से। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय 40 ये हो जाएगा हाफ के बराबर। मास है 20 और मोल जो है वो जो मोलर मास होता है 40, तो ये कैंसिल हो गया 0.5 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास 16 ग्राम सल्फ़र के और 20। अब सवाल ये है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास हैं, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सल्फ़र का याद है कितना होता है? सल्फ़र का मोलर मास होता है 32 और ये 16 ग्राम है। तो लॉजिकली नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तो 16 डिवाइड बाय 32, 16 डिवाइड बाय 32 इट विल बी इक्वल टू 0.5 मोल। इसका मतलब ये है कि जो कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 16 ग्राम सल्फ़र के बराबर होंगे। अगर आप बाकी चीज़ें कैलकुलेट करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें डिफरेंस आएगा। यहाँ पर मास है 20 और कार्बन की बात हो रही है तो कार्बन का मोलर मास है 12, और अगर बात करेंगे पोटेशियम की तो फिर वो भी चेंज आ जाएगा, मैग्नीशियम भी चेंज आएगा। सल्फर इज द राइट आंसर। कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH3 इज। अच्छा कॉन्जुगेट एसिड किसे कहते हैं? जब कोई बेस एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन को, जब भी कोई बेस एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, ठीक है, यानी कि हमारे H पॉजिटिव आइन को, तो नतीजे में वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। NH3 का क्या होगा? हमारे पास NH3 प्लस H पॉजिटिव आइन, सो इट विल बी इक्वल टू NH4 पॉजिटिव। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो एक्चुअली बनता है NH4 पॉजिटिव। 49 सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस तो आपको पता है एक कॉमन स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ठीक है, और इसकी न्यूट्रलाइजेशन अगर हम कराएं एक वीक एसिड के साथ तो आपको पता है वीक एसिड जो है वो आ जाएगा हमारे पास कार्बोनिक एसिड, और इनकी न्यूट्रलाइजेशन के ज़रिए एक सॉल्ट बनता है जो कि आपको नज़र भी आ जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिस। कौन सी बात सही नहीं है बेसिस के हवाले से? दे हैव बिटर टेस्ट। सही बात है, बिटर टेस्ट तो होता है इनका। दे हैव हाई pH वैल्यू भी ज़्यादा होती है, 7 से ऊपर चली जाती है। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। हाँ, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। हाँ, एक बात सही नहीं है, ये लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न नहीं करते, बल्कि बेसिस जो है वो रेड को एक्चुअली टर्न कर देती हैं ब्लू में। ठीक है ना भाई, जो एसिड्स होते हैं वो टर्न करते हैं ब्लू टू रेड, और जो हमारी बेसिस होती हैं वो बेसिकली टर्न कर देती हैं रेड टू ब्लू। सही है ना? #51 सॉल्ट फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अच्छा इस मरतबा वीक एसिड और वीक बेस, अच्छा दोनों ही वीक हैं। अब मैं ये बोलूँ कि रिपीट तो नहीं हो गया? तो देखो वीक एसिड हमारे पास आ गया ये हाइड्रोजन साइनाइड, और इसी के साथ साथ हमारे पास आ गया एक वीक बेस अगर बनाएं तो CN वैसे आपको नज़र तो आ गया, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो वीक बेस है वो NH4OH है। ये रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो बनता है एक्चुअली वो बनता है NH4CN। करेक्ट आंसर। साइनाइड से आप याद रख सकते हैं इसको। 52 एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जहां पर लिखा हुआ है x + y और z बन रहा है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज डबल्ड, अगर हम x की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, द रेट इंक्रीजेज बाय स्क्वायर, जो रेट है वो स्क्वायर से इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम y की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो जो रेट है वो ट्वाइस हो जाता है।
ठीक है, तो ऐसी सूरत में द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ रिएक्शन क्या बनेगा ये हमें बताना है। अच्छा, अब इंक्रीजेस बाय स्क्वायर का क्या मतलब है? इंक्रीजेस बाय स्क्वायर का मतलब होता है ऑर्डर हो जाएगा 2x, सही है, यानी कि ऑर्डर होगा 2x के लिए, x के लिए जो ऑर्डर होगा वो 2 के बराबर होगा। और इंक्रीजेस बाय ट्वाइस का मतलब क्या होता है? इंक्रीजेस बाय ट्वाइस का मतलब होता है y के लिए जो ऑर्डर है वो बेसिकली बराबर है 1 के। ठीक है, तो y का ऑर्डर 1 है और x का ऑर्डर जो है वो 2 है, क्योंकि स्क्वायर कह रहे हैं ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा y के लिए 1 और इसके लिए हो रहा है स्क्वायर, यानी कि c। सही है ना। तो इंक्रीजेस बाय स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज बाय स्क्वायर का मतलब सेकंड ऑर्डर है 2 है, और ट्वाइस का मतलब ये होता है कि ऑर्डर जो है वो 1 के बराबर है। 53 रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय। रेट कांस्टेंट जो है वो अफेक्ट करता है, यानी के जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। द पर्पज ऑफ यूजिंग कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज। जो कैटलिस्ट होता है बेसिकली वो क्या करता है, जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है वो हमें एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देता है। कैटलिस्ट का काम है एक दूसरा पाथवे देना, एक ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है, जिसकी कौन सा पाथवे देगा? जिसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कम होगी, यह है इसका मेन काम। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो जो रिएक्शन होता है वो स्पीड अप हो जाता है। अब ऑप्शन में देख लो, इज टू चेंज। अच्छा, लोअर नहीं दिया हुआ, इन्होंने चेंज दिया हुआ है, याद रखना लो कर देता है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को, नतीजे में जो रिएक्शन है वो काफ़ी स्पीड अप हो जाता है। 55 द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल इज। ये इसमें जो BCl3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा वो ऑप्शन जो कि sp2 वाला हो। तो sp2 हमें मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ प्लेनर ट्राइगोनल के अंदर। 56 ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ओनली वन डायरेक्शन। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? देखो, हमारी जो प्रॉपर्टी है एनिसोट्रॉपिक जो है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे बदल जाए, मिसाली तौर पे कंडक्टिविटी जो कि डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। इस वजह से अगर ग्रेफाइट एक डायरेक्शन के अंदर कंडक्ट कर रहा है तो सिमेट्रिकल, एमोरफस, ये सब तो कुछ है ही नहीं। 57 द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो ना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनने का मतलब हो गया कि उसका ऑर्डर जो है वो एक्चुअली बराबर होगा 3 के। अच्छा जी, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर अ रेट लॉ इज इक्वल टू R इज इक्वल टू K। अच्छा, अब सिंपल सी बात ये कि जो रेट है वो बराबर है, अगर ये आ गया हमारे पास रेट कांस्टेंट, और साथ में कह रहे हैं कि ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर ये कह रहे हैं ना कि R बराबर है K के, इसका मतलब वो हमारे जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है जो ऑर्डर है ये कौन सा वाला ऑर्डर है? ये ज़ीरो ऑर्डर कहलाता है। तभी तो किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो होती है तो बराबर होता है 1 के, तो R इज इक्वल टू K आ जाएगा। 59 डायमंड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। डायमंड जो है वो बेसिकली एग्जाम्पल है कोवेलेंट सॉलिड की, जिसमें जो सारे के सारे कार्बन के एटम्स होते हैं वो आपस में एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बना के रहते हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ का राज है। अच्छा, ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट करता है, हर एक जो यूनिट सेल होता है उसके अंदर कितने सोडियम पाए जाते हैं, कितने क्लोरीन? 8 और 8, 2 और 2, 4 और 4, सही जवाब है। हर यूनिट सेल के अंदर 4 और 4 आइंस पाए जाते हैं सोडियम के और क्लोरीन के पर सेल। 61 द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इनहिबिटेड बाय। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो एक नेगेटिव कैटलिस्ट है, ग्लिसरीन जो है ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है और उसको इनहिबिटर भी कहते हैं।
नेगेटिव कैटलिस्ट है, इनहिबिटर है, जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड को स्लो डाउन कर देता है। 62 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द पावर टू विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, कितनी बढ़ गई है। सही है ना भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि किस पावर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो किस पावर तक इंक्रीज हो गई है, इस वजह से करेक्ट आंसर होगा रेज्ड। इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम PCl5 और ये बन रहा है PCl3 और क्लोरीन बन रही है, जो Kc और Kp का रिलेशन है वो क्या बनेगा, Kp इज़ ग्रेटर देन Kc, Kp इज़ लेस देन Kc, या Kp इज़ इक्वल, ये गलत हो गया मेरे ख्याल, Kp इज़ इक्वल टू Kc और यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब देखो हमें पता है जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक Kp बराबर होता है Kc और साथ में हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है RT टू दी पावर चेंज इन n, ठीक है, और चेंज इन n डिसाइड करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब अगर मैं यहाँ पर डेल्टा n कैलकुलेट करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक और एक, इसका भी 1 मोल, इसका भी और इसका भी 1, तो अगर हम देखें तो प्रोडक्ट के अंदर हमें मिल रहा है 1 + 1 और इसमें से आप माइनस कर देंगे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल विच इज़ इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा 2 - 1 और 2 - 1 बराबर होता है 1 के। तो इसका मतलब कुछ भी है जो डेल्टा n है एक्चुअली वो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये तो पॉजिटिव वैल्यू है तो कंफर्म बात ये कि अगर ये पावर पॉजिटिव होगी तो एक बड़ी वैल्यू Kc से मल्टीप्लाई होगी और ऑटोमेटिकली Kp का आंसर बड़ा हो जाएगा। सो Kp इज ग्रेटर देन Kc, Kp इज ग्रेटर देन Kc। 64 द करेक्ट KSP एक्सप्रेशन फॉर स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है Li2C2O4 अमंग द फॉलोइंग इज। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ये आ गया Li2C2O4, तो ये ब्रेक हो जाता है 2 मोल ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयन और ये आ गया हमारे पास CH4 - 2 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं को देखते हुए फिर हम बना सकते हैं जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स आते हैं। तो यहाँ पर 2 मोल है, इसका मतलब Li के ऊपर 2 स्क्वायर आना चाहिए और इसका 1 ही मोल है तो 1 आना चाहिए। ये आ रहा है स्क्वायर, ये आ रहा है 1, सो B इज द करेक्ट आंसर। 65 इफ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है Kc इज इक्वल टू C² डिवाइड बाय A इंटू बी, तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी। अच्छा जी, अब लॉजिक बात ये है कि जो प्रोडक्ट है न्यूमरेटर में उसमें पावर जो है वो 2 लगी हुई है। अच्छा ये आ गया हमारे पास पावर 2 लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कोई पावर नहीं लगी हुई। इसका मतलब ये है कि 2 मोल बनेंगे प्रोडक्ट के, बाकी ए भी ऐड हो रहा होगा, ए भी ऐड हो रहा होगा और 2 मोल बनेंगे प्रोडक्ट के, दैट इज A + B और रिवर्सिबल रिएक्शन है 2C का। 66 some reactions are nearly to completion in the forward direction, और हमें कैसे पता चलेगा कि उनका फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला कंप्लीट हो रहा है। तो देखो जो Kc की वैल्यू है जब वो बहुत ज़्यादा हाई होती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो काफ़ी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, और अगर Kc हाई होने का मतलब समझ में आ गया ना, Kc हाई होने का मतलब हो गया कि जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो काफ़ी ज़्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा हो गई रिएक्टेंट कम है तो ऑटोमेटिकली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन बन जाती है। तो हाई वैल्यू ऑफ Kc से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। 67 ओनली 1 पेयर ऑफ लिक्विड इन द फॉलोइंग सेट डज नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है इन ऑप्शंस में से जो रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं करता। देखो रॉल्ट लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें किसी सोल्यूशन के अंदर तो वो हमेशा बराबर होता है जो कंसंट्रेशन होती है इनटू जो प्रेशर होता है उसका प्योर फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर। और ये बेसिकली आपने याद रखना है, एक पेयर है इसमें से जो फॉलो नहीं करता और वो है इथेनॉल और एसीटोन का। ये दोनों जो है वो ओबे नहीं करते रॉल्ट लॉ को, यानी कि इनमें जो इनका वेपर प्रेशर होता है वो बेसिकली बराबर नहीं होता
इनकी कंसंट्रेशन इनटू इनका प्रेशर इन आइडियल फॉर्म। 68 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऐसे क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि अक्सर हम लोग जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ भी चले जाते हैं। ठीक है, अब जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या काम नहीं करते। पहली बात यह है कि इट शोज टिंडल इफेक्ट। हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नजर आता है, लाइट का जो स्कैटर होना होता है वो नजर आता है। इट्स पार्टिकल मूवमेंट इज ब्राउनियन टाइप। हाँ ठीक है, ब्राउनियन टाइप होती है, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ये बात गलत हो गई। और इसकी फिजिकल अपीयरेंस ट्रांसल्यूसेंट होती है, बात हम जानते हैं। जो पार्टिकल साइज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, वो एक्चुअली स्टार्ट ही 1 नैनोमीटर से होता है और 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक जाता है। अब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे करेक्ट हो गया बिकॉज ये कोलाइडल सॉल्यूशन की इनकरेक्ट बात है कि उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। 69 इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर का चेंज इफेक्ट करता है वो किसको करता है, तो प्रेशर का चेंज सबसे ज़्यादा, अच्छा कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है, पहले तो यहाँ पे हेनरीज लॉ इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की इन अ लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जब भी गैस से लिक्विड में जा रहे होते हैं तो जो प्रेशर चेंज है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो इसका जो आंसर है वो हमने हेनरीज लॉ से निकाला है, जिसके मुताबिक जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी गैस की एक लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उस गैस के प्रेशर के। गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, विच इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो उन पर डिपेंड करती है उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसमें से एक प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो डिपेंड नहीं करता सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर। बाकी जो कम करना है वेपर प्रेशर को वो डिपेंड करता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना या बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ये सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। According to Raoult law, the relative lowering of vapor pressure is equal to, जो Raoult law के मुताबिक अगर हम वेपर प्रेशर को कम करते हैं तो वह एक्चुअली बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट या मोलैलिटी या मोरैलिटी। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो चेंज इन प्रेशर होता है डिवाइडेड बाय जो प्रेशर होता है प्योर प्रेशर, वो हमेशा बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ दैट इन सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है, और जब भी मैंने रिलेटिव निकाला है, रिलेटिव इस वजह से क्योंकि एक्चुअली रोल लॉ के अंदर ये मल्टीप्लाई के अंदर होता है और हमने इसको डिवीजन में भेज के रिलेटिव लोवरिंग पता कर ली प्रेशर की। 72 द इक्विलिब्रियम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड नॉट अफेक्ट बाय इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर है वो अफेक्ट, इंक्रीज इन प्रेशर अफेक्ट नहीं करेगा इसमें से कौन से रिएक्शन को। ठीक है, अब याद रखना प्रेशर कब अफेक्ट नहीं करता, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट जो है वो बराबर होते हैं प्रोडक्ट के। यानी कि जब डेल्टा एन बराबर होता है 0 के तो प्रेशर अफेक्ट नहीं करता। सही है, जो प्रेशर है उस पे डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब वो इफेक्ट नहीं करता, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल्टा एन कहाँ पर 0 है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर आप देख लें 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो ये तो बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यानी कि डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 का मतलब वो इक्वल होंगे। अच्छा, यहाँ पर आ गया 2 और 1 3 और यहाँ पर आ गया 2, ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पे आके देख लो 1 और 1 और ये 2, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये बात करेक्ट है। इसको भी चेक कर लो, 2 और 1 मोल और यहाँ पर 2, ये भी बराबर नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास C N2O2, जहाँ पे 2NO बन रहा है।
73 व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है जब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं किसी केमिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम में। अब देखो कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम होता है स्पीड अप करना, ठीक है, लेकिन कौन से रिएक्शन को स्पीड अप करना, फॉरवर्ड को या बैकवर्ड को, दोनों को, ठीक है। ये जो है ना वो स्पीड अप करता है दोनों टाइप के रिएक्शन को, और इसका मतलब ये शिफ्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम की पोजीशन, या वो केसी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर होता है इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी चीज़ को ऐड करने से फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो रहा होता कोई एक, तो फिर हम कहते हैं कि केसी की वैल्यू चेंज हो रही है। 74 द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब जो पॉइंट्स के अंदर होता है उनका अगर सारे कंपोनेंट्स का सम मालूम कर लें तो ऑब्वियस ही बात है वो बराबर आता है 1 के। भाई अगर एक का फ्रैक्शन जो है वो 0.75 है तो इसका मतलब दूसरे का जो फ्रैक्शन होगा वो 0.25 होगा, तो इनको ऐड करके आंसर 1 के इक्वल तो आएगा। 75 हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH आर इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमें, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी लॉजिक ये है कि हम उसकी मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कराते हैं वॉल्यूम से, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब 1 मोलर सोल्यूशन है और वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 2 dm क्यूब, तो आंसर आ जाएगा 2। सो करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ मोल्स का 2 मोल के बराबर। 76 द टर्म एक्टिव मास यूज इन लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल होते हैं सिर्फ, नहीं ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल नहीं होते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, जी नहीं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी नहीं होते, एक्चुअली ये होते हैं मोल पर डीएम क्यूब, सही, ग्राम पर डीएम क्यूब भी नहीं होता। जब भी लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्टिव मास, तो उसको हमेशा मोल पर डीएम क्यूब में नापा जाता है। 77 एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड पेयर इज, इसमें से कौन सा है, तो देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है वाटर, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इधर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इधर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि जो कंप्लीटली इमिक्सेबल है, कभी मिक्स नहीं होगा एट ऑल, तो अब इसमें से एक नॉन पोलर को ढूंढना है। अब इनमें से नॉन पोलर जो है वो बेंजीन है, ये नॉन पोलर है, बाकी फिनोल भी मिक्स हो जाएगा, ये मिथेनॉल भी, लेकिन वाटर और बेंजीन मिक्स नहीं होते। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी बैटरी होती है क्योंकि इसको हम रिचार्ज करते हैं। अब कौन सी बात करेक्ट नहीं है, इट कैन बी रिचार्ज, हाँ इसको रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं ये प्राइमरी बैटरी नहीं होती। एनोड इज मेड अप ऑफ लेड, सही बात है, कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड। 79 द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज, सो ये तो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और याद रखना जो फ्लोरीन होता है बेसिकली ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट आयनाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। 80 गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद, जो गैल्वेनाइजेशन होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोटेक्टिव जिंक की लेयर लगाते हैं, सही है, जो कि क्या करता है आयरन या स्टील को रस्ट होने से बचाता है, तो लेयर जिंक की होती है, गैल्वेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल ही जिंक होता है। 81 एक 15% वेट विद रिस्पेक्ट टू वेट KOH सोल्यूशन है जिसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय मिक्सिंग 15 ग्राम KOH इन कितने ग्राम ऑफ वाटर, सवाल ये है कि कितने ग्राम ऑफ वाटर के अंदर करेंगे, तो एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है टोटल मास ऑफ वाटर। अब टोटल मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात यह है कि 15 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है, जो 15 ग्राम है वो हमारे पास सॉल्यूट है, और अब हमें देखना है कि सॉल्वेंट कितना 15% है ना, तो इसका मतलब ये है कि
85 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट होगा। भाई अगर हमें एक बनाना है टोटल, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि अगर 15% है तो 15% का मतलब हो गया अगर 15 ग्राम ये है तो उसका बाकी जो 85 ग्राम होगा वो यकीनन सॉल्वेंट होगा, तभी तो ये बराबर आएगा 100 ग्राम के। सो करेक्ट आंसर इज 85 ग्राम वाटर। During electrolysis, the reaction that takes place at anode is, एनोड असल में वो इलेक्ट्रोड होती है जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है ना। और जो हमारे पास रिडक्शन होता है, रिडक्शन इज द, ये ओले से आप याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओ एल ई आर जी ई से याद रख सकते हो, दो वर्ड हैं छोटे छोटे, ओ एल ई आर जी ई। 83 फ्यूल सेल इज टिपिकल गैल्वानिक सेल जो कि बेस करता है किस किस के दरमियान पे रिएक्शन पे। अब देखो कॉमन जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, बेसिकली वो होता है हमारे पास 2H2 प्लस O2 जो कि बराबर हो जाता है 2H2O के, जो कि फिर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे कॉमन रिएक्शन कौन सा है फ्यूल सेल के अंदर? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। 84 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Na2Cr2O7। तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल ये आप देख लो कि न्यूट्रल है, तो उसके लिए यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास 2 सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1, ठीक है, जो कि हमें याद होता है। अच्छा, क्रोमियम जो है उसके 2 मॉलिक्यूल हैं और हमें नहीं पता उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। अच्छा, फिर हमारे पास 7 आ रहा है और ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2। ये सब बराबर होना चाहिए 0 के, बिकॉज ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। सो 2 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। सो 2x बराबर आ जाएगा 14 माइनस 2, यानी x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। दिस इज 12 डिवाइड बाई 2, ये 12 है। करेक्ट आंसर इज 6 प्लस का 6। 85 लीस्ट एंट्रोपी इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ वाटर। लिक्विड जो कि 4 डिग्री पर है, लिक्विड 25 डिग्री पर है, स्टीम 100 डिग्री पर है और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब याद रखना एंट्रोपी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है उतना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डिसऑर्डर आता है, यानी जो सबसे कम टेम्परेचर होगा उसी में लीस्ट एंट्रोपी पाई जाएगी। आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे कम डिसऑर्डर वाले होते हैं, बाकायदा ऑर्डर के अंदर होते हैं, इस वजह से उसमें लीस्ट एंट्रोपी पाई जाएगी। 86 कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज। तो अगर लिक्विड को लिक्विड के साथ कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं उसे इमल्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मिल्क या मायोनीज जो है वो बेसिकली एग्जाम्पल है एक इमल्शन की। 87 इक्विलिब्रियम N2 प्लस O2, और फिर ये आ गया हमारे पास 2NO के बराबर, और H पॉजिटिव है, इज अफेक्टेड बाय चेंज इन। अच्छा, अब यहाँ पे चेक कर लो, 1 और 1, ठीक है, 1 और 1, और ये कितने हो गए 2, बैलेंस है। बैलेंस है इसका मतलब डेल्टा N बराबर है 0 के। अगर डेल्टा N बराबर है 0 के तो प्रेशर का तो कोई इफेक्ट होता नहीं, ये तो प्रॉपर्टी हमें पता है, सही है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर वाली बात तो ख़त्म हो गई। जब प्रेशर वाली बात ख़त्म हो गई तो बोथ प्रेशर वाली भी ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गई। इसका मतलब ऑप्शन बचा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ओनली। इस तरीके से शॉर्टकट हमें पता लग जाएगा कि भाई टेम्परेचर का असर होगा। 88 ये जो रिएक्शन है इसमें Kp बराबर है Kc के, बिकॉज Kp Kc के कब बराबर होता है? जब हमारे पास डेल्टा N बेसिकली बराबर होता है 0 के, क्योंकि हमें पता है कि Kp बराबर होता है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 + 1 और 2, डेल्टा N बराबर है 0 के। अगर डेल्टा N बराबर है 0 के तो इसका मतलब Kc Kp के बराबर हो जाएगा।
89 NaCl MgO are isomorphous solids because these have same, इनकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम है? अगर आइसोमॉर्फस हैं तो सेम, मॉर्फ यानी कि शेप, तो आइसो का मतलब हो गया सेम, मॉर्फ का मतलब हो गया शेप, तो आइसोमॉर्फस हैं इसका मतलब इनकी ज्योमेट्रिकल शेप सेम है। 90 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट एन एंडोधर्मिक रिएक्शन? कौन सा एंडोधर्मिक नहीं है, मतलब कि कौन सा एक्सोधर्मिक है? अब याद रखना बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, कंबशन के सारे प्रोसेस एक्सोधर्मिक होते हैं, ठीक है? तो अगर कहीं पर आपको कंबशन मिल गया तो इन शॉर्ट आपको पता लग गया कि वो एंडोधर्मिक तो नहीं है, बाकी इसका मतलब ये है कि एंडोधर्मिक रिएक्शन होंगे। और वाकई जब लाइन की डिकम्पोजिशन होती है तो एंडोधर्मिक होता है, क्रैकिंग ऑफ अल्केन से भी, और फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोधर्मिक रिएक्शन है। 91 हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फिजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ, अगर हमारे पास एक सिस्टम आइसोलेटेड है, तो आइसोलेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है ना तो उसमें मैटर ना तो उसमें एनर्जी, जो कि हीट और वर्क दोनों हो सकती है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव? कौन सा एंथैल्पी चेंज जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है? तो देखो एनर्जी किससे रिलीज हो रही है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव का मतलब हो गया एनर्जी का रिलीज होना, ठीक है? तो अब ये कह रहे हैं किस में एनर्जी रिलीज हो रही है, फॉर्मेशन में, डिकम्पोजिशन में? अभी मैंने आपको बताया अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जब भी कंबस्शन होती है तो कंबस्शन में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो एंथैल्पी का जो चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। 93 द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, उसे कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इसकी खास बात ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉप जो है वो दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन है। 94 इन द फर्स्ट लॉ, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि डेल्टा ई बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू के। तो जो प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, वो बेसिकली उसका स्टेट फंक्शन है, और वो होती है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, सही है? इंटरनल एनर्जी है वो जो है वो डिपेंड करती है। और बाकी जो आपको पता है कि Q है हीट जो है और W जो है वर्क, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, लेकिन डेल्टा E जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। 95 द एनर्जी करेस्पॉन्ड्स टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज लेबल्ड एस। अच्छा, ये आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है, और इस एनर्जी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें एक सॉलिड आयनिक लैटिस बन रहा है गैशियस आयन से। ये आप देख लो, ये गैशियस आयन है और हमारे पास बन रहा है एक सॉलिड आयोनिक लैटिस, और इस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। जब भी जो गैशियस स्टेट है वो कन्वर्ट होता है सॉलिड आयनिक लैटिस में। 96 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of all of the following element at 25 degree Celsius and 180 m pressure are zero except, अच्छा जी, जो हमारे पास टोटल इंथैल्पी स्टैंडर्ड का इंथैल्पी चेंज है वो बराबर होता है ज़ीरो के, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल फॉर्म में, और कार्बन के लिए वो ग्रेफाइट नहीं, वो डायमंड होती है, सही है ना? ग्रेफाइट नहीं है, डायमंड होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। 97 एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, नो वर्क इज डन इफ द सिस्टम इज केप्ट एज, अगर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम सेम, और वॉल्यूम सेम का मतलब जितनी भी हीट दी जाती है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मींस देयर इज नो वर्क डन। 98 वॉल्यूम इज स्टेट फंक्शन है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, पाथ फंक्शन है, या कॉलिगेटिव है? तो याद रखो, हमें तो पता ही है वॉल्यूम जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ डिपेंड करता है करंट स्टेट पे, इस पे डिपेंड नहीं करता कि वहां कैसे पहुंचा। तो पाथ फंक्शन वाली बात तो खत्म हो गई, वो उस वक्त के स्टेट पे डिपेंड करती है।
99 द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल सर्व्स एज एनोड इज मेड अप ऑफ, अब देखो जो जिंक कार्बन का ड्राई सेल होता है उसके अंदर ये जिंक से बना हुआ होता है, ठीक है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करता है जिसे हम एनोड कहते हैं. Last 100 the conduction of electricity through an electrolytic solution is due to the flow of actually आइंस का फ्लो होता है. हमें पता है कि मेटल्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस. ठीक हो गया भाई. तो ये थी आज की हमारी वीडियो बच्चों, ताकि आप लोग केमिस्ट्री का भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें और समझ सकें किस तरीके से हम जो है वो MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.